नमस्ते बच्चों, मैं अर्जुन प्रताप सिंह राणा आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये कक्षा 10वीं की हिंदी लोक भारती के लिए है और पाठ का नाम है गोवा जैसा मैंने देखा, यानी कि लेखक जी ने देखा। इसके रचनाकार है लेखक है विनय शर्मा जी। आज हम इनकी आंखों से गोवा देखने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन इसके पहले इन अनुदेशों का पालन कीजिए जो आपको पता है, जिसकी जानकारी आपको हमेशा रहती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पहले विनय शर्मा के बारे में जानकारी लेंगे। 1973 में इनका जन्म हुआ था उज्जैन मध्य प्रदेश में। देखिए बच्चों, ये विनय शर्मा जी जो है मध्य प्रदेश के हैं और मध्य प्रदेश से ये जो है गोवा राज्य आने वाले हैं घूमने के लिए और वहाँ की जानकारी हमको प्रदान करेंगे। इनके बारे में परिचय सामान्य यह है कि विनय शर्मा जी का अधिकांश लेखन उनके अनुभवों पर आधारित रहा है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती हैं। यात्रा वृत्तांत आपकी पसंदीदा विधा है। बच्चों, ये जो पाठ है गोवा जैसा मैंने देखा, ये एक यात्रा वृत्तांत है, यानी यात्रा वर्णन है। किसी जगह की आप यात्रा करते हैं उसके बारे में फिर आप जानकारी दर्ज कर लेते हैं और एक वृत्तांत पेश करते हैं। तो ये इनकी फेवरेट विधा है। साथ ही आपने व्यंग्य और ललित निबंध भी लिखे हैं। तो देख सकते हैं कि हम घुमक्कड़ पर्यटक यात्री हैं विनय शर्मा जी, जिनको घूमना और उस पर लिखना पसंद है। गोवा जैसे मैंने देखा, तो ये रहा आपका गोवा, हम सभी का फेवरेट। ऐसी जगह जहाँ हर कोई जाना चाहता है, समुद्र किनारे घूमना चाहता है। बच्चों ये देखो, गोवा यहाँ पर आप देख रहे हैं, गोवा दो भागों में बटा हुआ है। यहाँ पे एक नीला कलर में है और एक सफ़ेद कलर में है। नीले कलर में नॉर्थ गोवा यानी उत्तरी गोवा और सफ़ेद कलर में साउथ गोवा यानी दक्षिणी गोवा। गोवा सिर्फ दो जिलों से मिलकर बना है, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। इसके बारे में बच्चों मैं सामान्य जानकारी आपको देख दूं। सबसे पहले गोवा मात्र दो जिलों वाला उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा का एक छोटा सा राज्य है। एक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा राज्य है। इसकी राजधानी पणजी है। इसकी स्थलीय सीमा यानी बॉर्डर दो राज्यों महाराष्ट्र और कर्नाटक से होकर मिलती है। देखिए बच्चों, यहाँ पे चित्र में भी दिख रहा है, महाराष्ट्र और कर्नाटक से मिली है। यह एक समुद्र तटीय राज्य है। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने यानी पोर्तुगीज ने इस पर कब्जा कर लिया था। 450 सालों तक गोवा पर राज्य किया, अर्थात 1947 में जब भारत की आज़ादी हुई उसके बाद भी यह क्षेत्र पुर्तगालियों के कब्जे में रहा। इसके बाद 19 दिसंबर 1961 को गोवा राज्य के नागरिकों द्वारा किए गए आंदोलन और भारतीय सेना की मदद से इसे अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया गया। भारत के क्षेत्र में 1987 में 1987 में से आधिकारिक तौर पर राज्य का दर्जा दिया गया। इसकी सीमा महाराष्ट्र और कर्नाटक से मिलती है, जैसे मैंने बता दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका न्यायिक क्षेत्र की बात करें यानी ज्यूडिशरी, तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है। बच्चों, इसका जो क्षेत्रफल है वो 3702 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है। यहाँ पे लोकसभा की सिर्फ 2 सीटें और राज्यसभा की 1 सीट है। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा की 40 सीटें यहाँ पर हैं और यहाँ का राजकीय खेल जो है, सबसे प्रसिद्ध खेल फुटबॉल है। यहाँ के प्रथम राज्यपाल मेजर जनरल केपी कैंडिथ थे और प्रथम मुख्यमंत्री दयानंद बंदोड़कर थे। यहाँ की मुख्य भाषा कोंकणी और मराठी है। तो बच्चों, इस तरह से इसके बारे में आपको प्रमुख जानकारी मैंने दी है। अब यहाँ की अंदरूनी जानकारी आपको लेखक देंगे। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने गोवा राज्य को देखा। गोवा, ये नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है, और हो भी क्यों ना। यहाँ की प्रकृति, आबोहवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। मन तरंगायित होना यानी मन उमंग से भरना, आबोहवा यानी जलवायु, पर्यटक यात्री। बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि लेखक जो है मध्य प्रदेश में रहते हैं, अभी वो जानकारी देंगे। तो मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो मध्य प्रदेश एक मैदानी इलाका है। वहाँ पे नदियाँ तो हैं, तालाब तो हैं, लेकिन समुद्र नहीं है। किसी मैदानी इलाके से कोई पर्यटक, कोई व्यक्ति जब समुद्री इलाके यहाँ हमारे पश्चिमी तट पर आता है और वो मुंबई या गोवा घूमता है, तो जहाँ वो असीमित पानी से भरा समुद्र देखता है, तो उनके लिए ये बड़े आश्चर्य की बात होती है। बच्चों, वो देखते रह जाते हैं कि इतना विशाल समुद्र, इतना विशाल भंडार पानी का। इसके बावजूद हमने सामान्य जानकारी प्राप्त की है कि सभी नदियों का, बरसात का, नालों का सारा पानी सब समुद्र में जाता है। इसके बावजूद समुद्र से एक सीखने वाली बात है कि अपनी लिमिट कभी क्रॉस नहीं करता, समुद्र अपनी सीमा कभी पार नहीं करता। इसीलिए समुद्र किनारे बसे लोग
घर सब आसानी से आराम से रहते हैं बिना किसी चिंता के। तो ये समुद्री इलाके की खासियत है। इसीलिए लेखक जब कह रहा है कि यहाँ जब लोग आते हैं, नाम सुनते हैं तो मन तरंगायित हो उठता है। ये है गोवा। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद ये छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। इंदौर मध्य प्रदेश में। बच्चों, इंदौर के बारे में एक सामान्य जानकारी आपको दे दूं कि इंदौर भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत इस वक्त देश का ऐसा शहर है जो सबसे क्लीनेस्ट सिटी माना जाता है। इंदौर वासियों के इस बात पे गर्व तो होगा ही। तो इंदौर से गोवा पहुंचे। खंडवा से, रास्ते में खंडवा एक जगह पड़ती है जो मध्य प्रदेश में है, साड़ू साहब भी सपरिवार हमारे साथ शामिल हो गए। साड़ू भाई का मतलब होता है पत्नी की जो बहन है उनका पति। तो यानी पत्नी की बहन का परिवार भी लेखक के साथ शामिल हो गए हैं और ये मिलकर गोवा आ रहे हैं। कैसे आए? 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी। गोवा एक्सप्रेस यानी एक ऐसी ट्रेन जो मध्य प्रदेश से गोवा के लिए आती है, उसका नाम है गोवा एक्सप्रेस। वो मडगांव, गोवा का एक स्टेशन, मडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था, उजाला। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी तरफ खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हों तो उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन है। बच्चों, बहुत बेहतरीन बात कही है लेखक ने कि जब हम यात्रा पर जाते हैं तो अपनी सारी चिंताओं से हम मुक्त हो जाते हैं। जब भी आपको किसी प्रकार की समस्या हो, आप परेशान हो, तो यात्रा पर निकल पड़ो। आप बदले हुए वातावरण में के कारण आपका मन भी तरोताजा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम भी मिल जाता है। तो लेखक चल पड़े गोवा। आगे देखते हैं। कुछ देर बाद टैक्सी मडगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसोर्ट में आके रुकी। दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम, बेनालियम कस्बा। कस्बा बच्चों उसे कहते हैं जो गांव से बड़ा और शहर से थोड़ा छोटा होता है। और बेनालियम कस्बे के एक रिसोर्ट में आकर वहां पे रुके हैं। इसलिए औपचारिक खाना पूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने सूट में चले गए। औपचारिक खाना पूर्ति का मतलब बच्चों पहले से फॉर्मेलिटी पूरी कर देना। इन्होंने रिसोर्ट पहले ही बुक कर लिया था और बुक करने के कारण जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने अपना आईडी वगैरह सब नाम दर्ज किया, रजिस्टर में दर्ज किया, पहचान बताई और उसके बाद अपने अपने सूट में यानी कमरे में चले गए। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकलें, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। बच्चों, लेखक कुछ बताने जा रहे हैं। मैंने भी आपको शुरुआत में बता दी थी। ये क्या बताते हैं? दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है, हम जान चुके हैं, दक्षिणी गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। इसकी राजधानी पणजी है और ये मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यह नदी काफी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। तो कह सकते हैं बच्चों इसी नदी से पूरे गोवा राज्य में पानी, पीने के पानी का सप्लाई होता है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्रायः उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। बिल्कुल बच्चों, जो समुद्री इलाका होता है इसलिए उमस यानी गर्मी, हवा में नमी यानी ह्यूमिडिटी होती है। जैसे मुंबई में शरीर चिपचिपाता रहता है लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है, हरियाली से। फिर भी धूप तो तीखी होती ही है। यूं तो गोवा अपने खूबसूरत सफेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इस सब के बावजूद यहाँ यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है, यानी कल्चरल हेरिटेज। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है। तो चलो इस शाम का आनंद लेने के लिए बेनालियम बीच की ओर चलें। बेनालियम बीच बच्चों, यहाँ इस पिक्चर में मैंने आपको दिखाया है, मैप में देखिए, मडगांव में जहाँ पे वो स्टेशन पे उतरे थे उसके दक्षिण की तरफ बेनालियम बीच। तो यहाँ पर वो आए हैं। आप भी चले क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालियम। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लगता था। रिसोर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किलोमीटर ही थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय नहीं हो पा रही थी। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। अरब सागर बच्चों अरेबियन सी, गोवा, मुंबई जैसे शहर अरेबियन सी, अरब सागर के बगल में ही बसे हुए हैं। तभी अचानक लहरों की आवाज सुनाई दी जो किसी रणभेदी की तरह थी। रणभेदी युद्ध में बजाया जाने वाला बाजा। बच्चों, समुद्र किनारे आप गए हैं, मुंबई वासी हम हैं, तो हमको पता है कि समुद्र की लहरों की कैसी आवाज आती है। तो जैसे लगती रणभेदी बज रही हो। हम सभी दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई, इसलिए रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। फिर भी धसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठा कर भाग रहे थे।
खूबसूरत समुद्र देखते ही मैं उससे जाकर लिपट गया। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। लहरें उनका घर गिरा देती तो वे दूसरी लहर आने के पहले फिर नया घर बनाने में जुट जाते। यही क्रम चलता रहा। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं है। देखो बच्चों, कितनी बड़ी बात लेखक ने यहाँ बच्चों के माध्यम से कह दी कि बच्चे जैसे हंसते खेलते रेती का घर बनाते हैं और समुद्र की लहरें आके उसे तोड़ देती हैं, फिर भी मुस्कुराते हुए नया घर बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जीवन में कभी हार मत मानो। जीवन, हमने जन्म लिया है तो मृत्यु भी पक्का है। कोई चीज़ बनी है तो वो टूटेगी भी, लेकिन आप निराश मत हो, हार मत मानो, फिर सोचिए, इसको बनाओ, आगे बढ़ो। जीवन का क्रम आशावाद को चलता रहना चाहिए। जीवन का क्रम चलता रहना चाहिए। आशावाद हो तो कुछ भी असंभव नहीं। शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए, मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नियति है, भाग्य, और यही जीवन का सत्य है। यहाँ एक मजेदार दृश्य देखने को मिला। लहरों की आवाज के बीच पक्षियों की टी 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 की आवाज भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। पक्षी, दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर मंडराते रहते हैं, लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। तो यहाँ का वर्णन किया है लेखक ने, किस तरह से पक्षी आ रहे हैं अपना शिकार ढूंढने मछलियों में, लेकिन हवा तेज बह रही है तो विश्राम भी करते हैं। और यहाँ बैठे कुत्तों को इसी बात का इंतजार रहता है। किस बात का इंतजार रहता है कुत्तों को? वो मिलते ही इन पर झपट पड़ते हैं, पक्षियों पर। क्या कमाल की बात है। देखो बच्चों, हर कोई अपना शिकार ढूंढ रहा है। ये दुनिया ऐसी ही है। पक्षी अपना शिकार ढूंढ रही है मछलियों में और कुत्ते अपना शिकार ढूंढ रहे हैं पक्षियों में। हर कोई मौके की तलाश में है। जो इनसे बच गया वो आगे बढ़ गया, लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती है। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टी 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 करके उड़ना, ये दृश्य सैलानियों का अच्छा मनोरंजन करता है। सैलानी यानी सैर सपाटा करने वाले। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नजर आता है और अब समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगता है। स्याह मतलब काला और भयावह यानी भयंकर। रात के अंधेरे में बच्चों समुद्र किनारे की लहरें तो दिखती है, लेकिन सामने अगर देखें तो एकदम अंधेरा नजर आता है, तो बड़ा भयंकर दृश्य दिखता है। तो वही लेखक यहाँ बता रहे हैं। बच्चों, ये वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। इसके आगे वाले वीडियो में, नेक्स्ट कक्षा में हम गोवा की और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं कि गोवा की जानकारी देने के लिए लेखक और कहाँ जाते हैं और क्या क्या करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।